नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करेंगे नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में। हम इसका पूरा इतिहास देखेंगे कि ये कब बनी, किसके द्वारा बनाई गई, 3 बार इसको डिस्ट्रॉय किया गया, किस किस व्यक्ति के द्वारा किया गया, कब डिस्ट्रॉय किया गया, फिर कब इसको दोबारा बनाया गया और अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसे पुनर्जीवित करने का काम किया है। तो सारी चीज़ों को विस्तार से हम कवर करेंगे। ये है बख्तियार खिलजी जिसने इसको डिस्ट्रॉय किया था। सारी चीज़ों को विस्तार से कवर करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, काफ़ी नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, नालंदा ये जो शब्द है ये संस्कृत भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बना है। ना, आलम, दा। ना प्लस आलम प्लस दा। इसका मतलब क्या होता है? अनस्टॉपेबल फ्लो ऑफ नॉलेज। अनस्टॉपेबल फ्लो ऑफ नॉलेज, ये मतलब है नालंदा का। 3 संस्कृत वर्ड से मिलकर बना है ना, आलम, दा। ये मोस्ट एंशियंट यूनिवर्सिटी मानी जाती है इंडियन सब कॉन्टिनेंट की, और इसे पूरी दुनिया का पहला एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी माना जाता है। वर्ल्ड्स फर्स्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नालंदा यूनिवर्सिटी। इसको गुप्ता डायनेस्टी के कुमार गुप्ता के द्वारा बनाया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सीधा सवाल पूछा जा सकता है। गुप्ता डायनेस्टी के कुमार गुप्त के द्वारा बनाया गया था बिहार में 5th सेंचुरी में, अर्ली 5th सेंचुरी में। ये यूनिवर्सिटी 600 साल तक थ्राइव करी अंटिल 12th सेंचुरी, जब इसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। स्टोरी हम आगे देखेंगे। ये अपने जेनिथ पे पहुंची हर्षवर्धन के समय और उसके बाद पाला मोनार्क्स के समय। हर्षवर्धन जी से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट जी के फैक्ट्स और जी के क्वेश्चंस को मैंने अच्छे से एक अलग वीडियो में कवर किया है। इस वीडियो को जरूर देखिएगा, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपके एग्जामिनेशन के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको और भी काफ़ी नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। अभी ये जो नालंदा यूनिवर्सिटी है ये एक हब की तरह काम करता है लर्निंग, कल्चर और इंटेलेक्चुअल एक्सचेंज के लिए। ये सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस करता है इंडियन सिविलाइजेशन को। ये प्राइमरी प्लेस था जहाँ पे मॉन्क्स रहा करते थे और स्टडी किया करते थे। इसका जो मेन फोकस था वो हिंदुइज़्म और बुद्धिज़्म की जो मेजर फ़िलॉसफी हैं उनकी टीचिंग हुआ करता था। पूरी दुनिया के बहुत से देश थे जैसे कि चाइना, कोरिया, जापान, तिब्बत, मंगोलिया, श्रीलंका, साउथ ईस्ट एशिया, जो यहाँ पे आया करते थे पढ़ने के लिए। स्टूडेंट्स को स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना पड़ता था। वो डेली मेडिटेशन और स्टडी सेशंस में पार्टिसिपेट किया करते थे। चाइनीज़ ट्रैवलर हुन सांग के मुताबिक जब वो नालंदा में विज़िट किए थे तो उस समय वहाँ पे 10,000 मॉन्क्स थे और 2,000 वहाँ पे टीचर्स हुआ करते थे। काफ़ी फेमस मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्टा उस समय इस यूनिवर्सिटी के हेड हुआ करते थे जब ह्यून सांग इस यूनिवर्सिटी में विज़िट किया था। इसमें काफ़ी अलग अलग प्रकार के कोर्सेज थे जैसे कि मेडिसिन पे, आयुर्वेदा पे, रिलीजन पे, बुद्धिज़्म पे, मैथमेटिक्स में, ग्रामर में, एस्ट्रोनॉमी में और इंडियन फ़िलासफ़ी में। ऐसा माना जाता है कि नालंदा अपने आप में एक आर्किटेक्चरल मास्टरपीस हुआ करता था। ये पूरा का पूरा ब्राइट रेड ब्रिक से बना था। एलिवेटेड वॉल्स थी और यहाँ पे काफ़ी बड़ा ह्यूज गेट भी था इसकी एंट्रेंस में। पूरा के पूरे कंपाउंड में टेम्पल्स थे, स्तूपास थे, क्लासरूम्स थे, मेडिटेशन हॉल्स थे। इसके साथ साथ यहाँ पे लेक्स और पार्क्स भी हुआ करते थे। नालंदा यूनिवर्सिटी की जो मेन इंट्रैक्शन थी वो इसकी लाइब्रेरी थी जिसको बोला जाता था धर्म गूंज, यानी कि माउंटेन ऑफ ट्रुथ। तो यहाँ पे सीधा सवाल पूछा जा सकता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी में जो लाइब्रेरी थी उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था धर्म गूंज, जिसका मतलब है माउंटेन ऑफ ट्रुथ। इस लाइब्रेरी में 3 मल्टी स्टोर बिल्डिंग्स हुआ करती थी और तीनों बिल्डिंग्स के अपने अपने नाम भी थे। सबसे पहले रतन सागर यानी ओशियन ऑफ जेवल्स, फिर रत्नो दाधी यानी सी ऑफ जेवल्स और रत्नरंजक यानी कि जेवल अडोन। तो ये 3 बिल्डिंग्स हुआ करती थी, रतन सागर, रत्नोदाधी और रत्नरंजक। रतन सागर ओशियन ऑफ जेवल्स, रत्नोदाधी सी ऑफ जेवल्स और रत्नरंजक ये जेवल अडोन। अब यहाँ पे जो रत्नोदाधी थी ये सबसे बड़ी थी। तीनों में से जो रत्नोदाधी थी वो सबसे बड़ी बिल्डिंग हुआ करती थी। जितनी भी सेक्रेड बुक्स और मैन्युस्क्रिप्ट्स हुआ करती थी उसको रत्नोदाधी में रखा करते थे। ये बिल्डिंग 9 स्टोरीज हाई यानी इतनी बड़ी ये बिल्डिंग थी। अब इस डाटा से आप समझ सकते हो कि कितना ह्यूज नंबर ऑफ बुक्स यहाँ पे इस लाइब्रेरी में रखी गई होंगी उस समय जब ये अपने जेनिथ पर हुआ करती थी। नालंदा में कहा जाता है कि जो उपनिषद होते हैं उनको ओरिजिनल राइटिंग्स में रखा गया था, यानी ओरिजिनली जो उपनिषद लिखे गए थे उनको वहीं पे नालंदा यूनिवर्सिटी में रखा गया था। फिर कुछ संस्कृत बुक्स जैसे कि अष्टसहस्रिका और प्रज्ञान परमिता, इस प्रकार की किताबें भी यहाँ पे इस लाइब्रेरी में रखी गई थी जिसको बाद में इन्वेडर्स के द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया गया। नालंदा यूनिवर्सिटी को काफ़ी बार डिस्ट्रॉय किया गया है। हिस्टोरियंस के मुताबिक टोटल 3 बड़े बड़े अटैक्स नालंदा में हुए। इसमें पहले 2 अटैक्स कोई इतने बड़े नहीं थे कि मतलब पूरी लाइब्रेरी या यूनिवर्सिटी ही टूट गई हो, लेकिन जो तीसरा अटैक था उसने इसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। सबसे पहला अटैक 455 AD से
470 एडी के बीच में हुआ था, जब समुद्रगुप्त यहाँ के राजा थे। ये अटैक हुनास के द्वारा हुआ था, जो कि सेंट्रल एशियन का ट्राइबल ग्रुप हुआ करता था। ये भारत में खैबर पास जो हिमालयाज़ में है वहाँ से एंटर हुआ करते थे। अब इन्होंने उस समय नालंदा यूनिवर्सिटी पर अटैक क्यों किया, इसका कोई स्पेसिफिक रीज़न तो नहीं है, लेकिन इसको ऐसा हिस्टोरियंस के द्वारा माना जाता है कि इनका जो मेन एम था वो लूट था। यहाँ पे काफ़ी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स हुआ करते थे जिनको लूटना इनका एम था। यहाँ पर काफ़ी इकोनॉमिकल सोर्सेज रखे गए थे इस यूनिवर्सिटी के मेंटेनेंस के लिए, जिनको वो लूट के चले गए। हुनाज ने सारे के सारे वो रिसोर्सेज को और बाकी जितने भी एक्सपेंसिव चीज़ें थी उन सारों को लूटा और वहाँ से चले गए। ये जो डिस्ट्रक्शन है ये इतनी सीवियर नहीं थी, इसलिए गुप्ता एम्पायर के जो एम्परर थे स्कंदगुप्ता, उन्होंने दोबारा इसको रीस्टैब्लिश किया और इसमें जो इम्प्रूवमेंट्स करने की ज़रूरत थी वो करी। फेमस लाइब्रेरी जो है नालंदा की, उसको इसी समय इस डिस्ट्रक्शन के बाद इस्टेब्लिश किया गया था। फिर आता है गौदास राजवंश, इन्होंने भी नालंदा को डिस्ट्रॉय किया। तो बेसिकली ये सेकंड अटैक जो था नालंदा का वो गौदास राजवंश के द्वारा हुआ था 7th सेंचुरी में, पहला 5th सेंचुरी में, दूसरा 7th सेंचुरी में। अब गौदास राजवंश का जो मेन रीज़न था नालंदा पर अटैक करने का वो पॉलिटिकल इम्बैलेंस था। इस समय जो कन्नौज के राजा थे हर्षवर्धन, वो इस एरिया में रूल किया करते थे। हर्षवर्धन से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट जीके फैक्ट्स और जीके क्वेश्चंस को अलग वीडियो में कवर किया, जरूर देखिएगा, एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब इस समय हर्षवर्धन यहाँ पे रूल किया करते थे और हर्षवर्धन और गौदास राजवंश के बीच में काफ़ी कन्फ्लिक्ट चला हुआ था। तो रिवेंज लेने के लिए गौदास राजवंश ने नालंदा यूनिवर्सिटी को अटैक किया था, लेकिन यहाँ पे जो डिस्ट्रक्शन थी वो इतनी फैटल भी नहीं थी कि बहुत ज़्यादा नुकसान यहाँ पे नहीं हुआ था। इसलिए हर्षवर्धन ने इस यूनिवर्सिटी को रीस्टैब्लिश किया और दोबारा नालंदा जो है उसने पूरी दुनिया के साथ अपना नॉलेज शेयर करना शुरू कर दिया। फिर अंत में आता है बख्तियार खिलजी। 1193 एडी में बख्तियार खिलजी, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का जनरल था, उसने नालंदा यूनिवर्सिटी पर अटैक किया। कुछ थ्योरीज के मुताबिक खिलजी की जो फोर्सेस थी उनके नालंदा पर अटैक करने के पीछे के बहुत रीज़न थे, काफ़ी कम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स हैं। यहाँ पे सबसे पहला आता है रिलीजियस इंटॉलरेंस। ये मुस्लिम्स थे, ये काफ़ी कट्टर थे, तो ये बाकी धर्मों के लिए काफ़ी इंटॉलरेंट थे। उसमें हिंदू भी आते हैं, बौद्ध भी आते हैं, जैन भी आते हैं, जितने भी धर्म हैं अदर देन इस्लाम, उनके प्रति ये काफ़ी इंटॉलरेंट थे। तो एक ये कारण हो सकता है रिलीजियस इंटॉलरेंस। दूसरा वेल्थ ऑफ यूनिवर्सिटी, इस यूनिवर्सिटी में काफ़ी पैसा था, काफ़ी एक्सपेंसिव चीज़ें थी, तो उनको लूटना एक एम हो सकता है। और तीसरा इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन, जो इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी वो भी एक कारण हो सकता है। अब ऐसा भी कहा जाता है कि एक बार बख्तियार खिलजी बीमार हुआ और उसको अपनी हेल्थ इंप्रूव करने के लिए एक मेडिकल प्रैक्टिशनर की ज़रूरत थी, लेकिन ऐसा कोई भी मेडिकल प्रैक्टिशनर उसको नहीं मिला जिसकी मदद से वो अपनी हेल्थ कंडीशन को रिकवर कर पाए। तो कुछ लोगों ने फिर उसे राहुल श्री भद्रा के बारे में बताया, जो कि नालंदा यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल थे। तो बख्तियार खिलजी फिर इनके पास गया, राहुल श्री भद्रा के पास। राहुल श्री भद्रा जी ने इसको ट्रीट कर दिया सक्सेसफुली। अभी यहाँ पे देखो, इन्होंने तो अपना कर्म किया, अच्छा काम किया, वो बीमार था, इन्होंने ठीक कर दिया, लेकिन ये व्यक्ति बीमार होने के साथ साथ थोड़ा सनकी भी था और ये मतलब नैरो माइंडेड था, जलन करने वाला था। जैसे आपने सुना होगा ना कि मूर्खों ही उपदेश है प्रकोप है न शांति, मूर्खों को उपदेश देने से शांति नहीं मिलती, प्रकोप मिलता है। उसी प्रकार से जो घटिया इंसान होते हैं उनकी मदद करने से भी तुम्हें शांति नहीं मिलती, उल्टा प्रकोप मिलता है, क्योंकि वो तुमसे जलन करने लगते हैं। तो जो भी व्यक्ति जलन करने लगता है उसका कभी भला नहीं करना चाहिए। यही चीज़ यहाँ पर हुई। राहुल श्री भद्रा जी ने तो अपना कर्म किया, भाई तू बीमार है, चल मैं तो को ठीक कर देता हूँ। जैसे ये ठीक हो गया, इसको जलन होने लग पड़ी, ये इनसिक्योर हो गया और इसने डिसाइड किया कि जो आयुर्वेदा का नॉलेज है इसको मैं इरेडिकेट कर दूंगा, क्योंकि इसको इस बात की जलन हो गई कि एक जो इंडियन स्कॉलर है वो हमारे जो हकीम हैं उनसे ज़्यादा जानता है। इसकी वजह से ये बहुत ही मतलब ये इनसिक्योर हो गया, इसको जलन होने लगी और इसने डिसाइड किया कि मैं आयुर्वेदा के नॉलेज को ही ख़त्म कर दूंगा। अब ये देखो, उसी आयुर्वेदा जिसकी वजह से तेरी हेल्थ कंडीशन सुधरी, तू अच्छा बना, उसी को तू डिस्ट्रॉय करने की बात कर रहा है और तूने डिस्ट्रॉय कर भी दिया। इतना बड़ा खोता था ये। मतलब ये होते हैं थैंकलेस लोग। इस प्रकार के समाज में भी बड़े लोग होते हैं जिनका तुम भला करो लेकिन वो उल्टा तुम्हारे खिलाफ हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो घटिया मानसिकता के होते हैं, नैरो माइंडेड होते हैं, वो जलन करने वाले होते हैं। तो इसलिए उनका कभी भला नहीं करना चाहिए, ये गलती नहीं करनी चाहिए जैसे
यहाँ पे राहुल जी ने करी। तो इसलिए बख्तियार खिलजी ने नालंदा को अटैक कर दिया, क्योंकि उसको जलन हो गई कि भाई एक इंडियन हिंदू जो स्कॉलर है उसने मेरे को ठीक कर दिया, उसके पास इतना ज्ञान है जो हमारे हकीमों के पास भी नहीं है। तो इससे जलन में आके उसने नालंदा को ही जला दिया। अब क्योंकि बख्तियार खिलजी की जो सिर्फ एक इंटेंशन यही थी कि जो सोर्स ऑफ नॉलेज है उसको डिस्ट्रॉय करना है, इसीलिए सबसे पहले उसने नालंदा की जो लाइब्रेरी है उसे अटैक किया। उसने लाइब्रेरी को जला दिया। उस लाइब्रेरी में उस समय 90 लाख किताबें हुआ करती थी। आप सोचो, 90 लाख किताबें पूरी दुनिया में हिंदू बौद्ध सारे बेचारे यहाँ पे पढ़ने के लिए आ रहे हैं। इस बेवकूफ़ ने इतनी बड़ी लाइब्रेरी ही फूक दी। ना सिर्फ लाइब्रेरी को डिस्ट्रॉय किया बल्कि वहाँ पे काफ़ी मॉन्क्स और काफ़ी स्कॉलर्स को भी मारा। उस यूनिवर्सिटी में जितने भी स्कॉलर्स थे, जितने मॉन्क्स थे, उनको भी मारा, क्योंकि वो ये नहीं चाहता था कि ये जो नॉलेज है ये स्कॉलर से स्कॉलर तक जाए, जनरेशन टू जनरेशन जाए। इसलिए इसने वो सारे मॉन्क्स को और स्कॉलर्स को भी मार दिया। इतना घटिया आदमी था ये। अब यहाँ पे बात आती है कि सोर्स कहाँ है, कहाँ पे लिखा है ऐसा। तो देखिए, इसके अपने ही वर्क हैं, तबाकत ए नासिरी और मिनहाज ए सिराज, ये इसके अपने वर्क हैं। यहाँ पे इसने खुद बताया है कि किस प्रकार से हज़ारों की संख्या में जो मॉन्क्स हैं उनको खिलजी के द्वारा मारा गया। और ये एक एफ़र्ट था बुद्धिज़्म को और हिंदुइज़्म को, इनका जो नॉलेज है उसे इरेडिकेट करना और इस्लाम को इस्टेब्लिश करना। उसके बाद 1812 में एक स्कॉटिश सर्वेयर था फ्रांसिस बुचानन हैमिल्टन, इसने नालंदा यूनिवर्सिटी को एक बार पुनः रीडिस्कवर किया था। और बाद में सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861 में आइडेंटिफाई किया इस एंशिएंट यूनिवर्सिटी को कि ये जो रून्स हैं ये किसके हैं, ये नालंदा यूनिवर्सिटी के हैं। चाइनीज़ मॉन्क सुआन ज़ांग, इसकी जो राइटिंग्स है इसने काफ़ी वैल्यूएबल इंसाइट्स हमें दी हैं, काफ़ी जानकारी हमें दी नालंदा के एकेडमिक और आर्किटेक्चरल ग्रैंडर के बारे में। सुआन ज़ांग, नालंदा को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी माना गया है, रिकॉग्नाइज़ किया गया है। सवाल है कौन से ईयर में, तो 2009 में। 2009 में नालंदा को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट माना गया था। अब नालंदा की तरह एक और हमारी यूनिवर्सिटी थी तक्षशिला। तक्षशिला को भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को की माना गया है। कब? 1980 में। तक्षशिला जो है ये भी एक एंशिएंट यूनिवर्सिटी थी। आज के समय ये प्रेजेंट टाइम जो पाकिस्तान है वहाँ पे पाई जाती है तक्षशिला। तो ये दो हमारी यूनिवर्सिटी हैं एंशिएंट यूनिवर्सिटीज़ जिनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में डाला गया है। नालंदा को 2009 में और जो तक्षशिला है उसे 1980 में। तो अभी हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी जी ने नालंदा यूनिवर्सिटी कैंपस को इनॉग्रेट किया है बिहार के राजगीर में। तो ये जगह भी इम्पॉर्टेंट है, सीधा सवाल पूछा सकता है। तो ये था इस लेक्चर का एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। मैंने सारी चीज़ें जो भी आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है उन सारी चीज़ों को यहाँ पे कवर किया है। पॉलिटिक्स जो चीज़ें होती हैं, पॉलिटिकल बाजी, वो सब चीज़ें हम नहीं कवर करते, लेकिन जो जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज़ें वो सारी कवर करी हैं। क्वेश्चन आएगा तो इसी से आएगा। अगर आपने ध्यान से देखी है तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखी है तो एक बार पुनः देख लीजिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनने वाला है, काफ़ी खबरों में था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, जीके, टीचर, साइंस, टेक्नोलॉजी के तमाम वीडियोस को देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट को करंट अफेयर की बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इसलिए समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। जो वीडियो मैंने आपको बताई है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो जरूर देखिएगा। आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर्षवर्धन से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट जीके फैक्ट्स और जीके क्वेश्चन, जीके करंट अफेयर, जीके टिक्स ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।